हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू जीएस अनकवर्ड। पैट, आरओ एआरओ और यूपीपीसीएस के लिए जो मॉडल प्रश्नों की सीरीज चल रही है उसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास को कंप्लीट करा चुके हैं, लगभग कंप्लीट करा चुके हैं। उसका बहुत एक छोटा सा सेक्शन रह गया है, कुछ मिसलेनियस टॉपिक, वो एक या दो वीडियो में बाद में करा दिए जाएंगे। फिलहाल हमने कहा था कि आज से पॉलिटी शुरू करेंगे, तो ये पॉलिटी का पार्ट 1 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया है। पूरी वीडियो देखिए, पसंद आए तो उसे लाइक कर दें, और अगर आपने हिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? भाग 1, भाग 4, भाग 3 या भाग 5? भाग 1 में संघ और इसके राज्य क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसके अलावा भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भाग 3 में मूल अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट्स के बारे में चर्चा की गई है। और वहीं भाग 5 में संघ और उसके कर्तव्य अर्थात जहां आप राष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री इन सबको पढ़ते हैं, वो भाग 5 का हिस्सा है। तो भारत के मैग्ना कार्टा की बात की जाए तो मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र को कहते हैं, अर्थात भारत के नागरिकों के अधिकारों के बारे में भाग 3 में चर्चा की गई है, इसीलिए संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। इस साइड में अधिकार दिए हुए हैं और इस साइड में उनसे संबंधित अनुच्छेद। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 20 तक दिए हुए हैं, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है, ये भी सही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिए हुए हैं, ये भी सही है। तो इस हिसाब से एज इट इज अर्थात ए का 1, बी का 2, सी का 3, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, विधि के समक्ष समानता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान होते हैं। प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। तो बताना है इन दोनों कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो पहला, प्रत्येक नागरिक विधि के समक्ष समान है, ये भी सही है। और दूसरा, प्रत्येक नागरिक को न्यायालय के द्वारा निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? पिछड़ा वर्ग आरक्षण से, संपत्ति के अधिकारों से, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से या उपयुक्त में से कोई नहीं? आपने पिछड़े वर्ग आरक्षण से संबंधित एक आयोग का नाम सुना होगा जिसका नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए रिजर्वेशन का सुझाव दिया था, और उसकी जब सिफारिशें लागू हुई थी तो उसके अगेंस्ट, उसके विरोध में बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए कई सुनवाई हुई, उन्हीं में से एक प्रसिद्ध सुनवाई है इंदिरा साहनी केस। तो ये जो इंदिरा साहनी केस है, ये पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है, तो इसीलिए ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। और ये हुआ था 1992 में अर्थात 1992 में। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के फैसले को सही बताया था और कहा था कि पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण उचित है। अगला है, भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, नागरिकता का अधिकार या शोषण के विरुद्ध अधिकार? समानता का अधिकार अभी चर्चा कर चुके हैं, अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में दिया हुआ है। स्वतंत्रता के अधिकार पे भी चर्चा कर चुके हैं, ये 19 से लेकर 22 तक में दिए हुए हैं। इसके अलावा नागरिकता का अधिकार ये कोई अधिकार नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार के रूप में इसको वर्णित नहीं किया गया है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23 और 24 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नागरिकता का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार नहीं है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। भारत के संविधान के अनुसार उपयुक्त में से कौन सा मूल अधिकार है, ये बताना है। इन तीनों में से कौन सा मूल अधिकार है? तो वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 1 का अर्थात ए। वहीं संपत्ति का अधिकार ये पहले एक अधिकार था,
इसे उस समय 19 के एक में खंड 4 में दिया हुआ था, लेकिन बाद में 44वां संविधान संशोधन होता है। उस संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया जाता है और इस प्रकार ये एक कानूनी अधिकार बन जाता है, मौलिक अधिकार नहीं रहता। तो ये संविधान संशोधन ध्यान रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन है जिसके तहत इसे मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया। शिक्षा का अधिकार, इसका भी एक संविधान संशोधन है, ये आप ध्यान रखेंगे। 2002 में एक संविधान संशोधन होता है, 86वें संविधान संशोधन में 21 का जोड़कर शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में मान्यता दी जाती है। और ये जो शिक्षा का अधिकार है वो 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। तो इस हिसाब से पहला और तीसरा सही हो जाएगा, दूसरा सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी, पहला और तीसरा सही है। अगला है, भारतीय संविधान के अधीन निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार नहीं है? नहीं है पूछा है, कौन से मूल अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, काम पाने का अधिकार, संगम बनाने का अधिकार, कोई व्यवसाय करने का अधिकार। संगम बनाने का अधिकार अर्थात कोई संघ वगैरह बनाने का, लोग मिलके आपस में कोई संघ बनाते हैं, उसका अधिकार। शिक्षा के अधिकार पे हम बात कर चुके हैं, 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21 का में इसका प्रावधान है, तो ये तो मूल अधिकार है। इसके अलावा काम पाने का अधिकार, ये कोई मूल अधिकार नहीं है, इसका वर्णन डीपीएसपी में किया गया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अर्थात नीति निर्देशक तत्व में। संगम बनाने का अधिकार, ये एक मूल अधिकार है, अनुच्छेद 19 के पहले क्लॉज के खंड ग में अर्थात सी में संगम बनाने के अधिकार की बात की गई है। वहीं कोई व्यवसाय करने का अधिकार, ये भी अनुच्छेद 19(1) के खंड 6 में दिया हुआ है। तो ये अनुच्छेद 19(1) ध्यान रखिए, अनुच्छेद 19(1) में ये इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ये कोई मूल अधिकार नहीं है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? 21 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यह अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी उपलब्ध है। इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है। और ऑप्शन डी, आपातकाल के दौरान यह अधिकार निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अर्थात जीवन जीने का अधिकार है एक हिसाब से। इस संदर्भ में 2 केस भी हुए हैं कोर्ट में, बहुत बड़े बड़े, उनका नाम आपको याद होना चाहिए। एक है गोपालन और दूसरा है मेनका गांधी। मेनका गांधी केस और पहला गोपालन केस, ये दोनों आपको ध्यान होने चाहिए। बात करें ऑप्शन की, ये अधिकार नागरिकों के साथ विदेशियों को भी उपलब्ध है, ये सही है। दूसरा, इसमें मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार शामिल है, ये भी सही है। इसे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार छीना जा सकता है, ये भी सही है। संविधान में ये बात लिखी गई है कि अनुच्छेद 21 को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। डी है, आपातकाल के दौरान ये निलंबित किया जा सकता है, तो ये गलत है। अनुच्छेद 20 और 21 ये 2 ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपातकाल के दौरान बने रहते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किन उपबंधों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? अवसर की समानता का उल्लेख निम्नलिखित में से किन उपबंधों में किया गया है? प्रस्तावना और मूल अधिकार में, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में, प्रस्तावना और मूल कर्तव्य में, मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। अवसर की समानता मूल अधिकार में तो है ही, अनुच्छेद 16 इसका जिक्र करता है। तो मूल अधिकारों के अलावा प्रस्तावना अगर आप पढ़ेंगे उद्देश्य का, उसमें भी अवसर की समानता देने की बात की गई है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए, प्रस्तावना और मूल अधिकार सही हो जाएगा। अगला है, 16 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार में जोड़ा गया? इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, तो आप बता पाएंगे आसानी से। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 86वें संविधान संशोधन द्वारा, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, जो 2002 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा फंडामेंटल राइट में तो संशोधन किया ही गया था और इसे अनुच्छेद 21 का एक भाग बनाया था। अनुच्छेद 21 में
21 का के अंतर्गत रखा गया। इसके अलावा डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसका जिक्र किया गया। एक जगह और संशोधन किया गया था मूल कर्तव्यों में, फंडामेंटल ड्यूटीज में, और उसके तहत 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया बच्चों की शिक्षा से संबंधित। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है समानता के अधिकार से, संपत्ति के अधिकार से, धर्म की स्वतंत्रता से या अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 25 से 28 का एक समूह है, अभी बताया गया था कि ये किस चीज से जुड़ा है, तो इसका ऑप्शन सी धर्म की स्वतंत्रता हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है और ये 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। इसके अलावा संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 का में है। समानता के अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिए हुए हैं। अल्पसंख्यकों की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 29 और 30 में दी हुई है, 29 से 30 में। अगला है भारत में किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का जनक माना जाता है? पीएन भगवती, एचएल दत्तू, जस्टिस खेहर या दीपक मिश्रा। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पीएन भगवती। ऑप्शन ए पीएन भगवती। अगला है वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6, 7, 8, 9। तो मौलिक अधिकार कुल कितने हैं? मौलिक अधिकारों की चर्चा संविधान के भाग 3 में है, ये बता चुके हैं। भाग 3 का हिस्सा है ये, और भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक ये अधिकारों की बात करते हैं। मूल रूप से 7 दिए गए थे, मूल रूप से अर्थात जब संविधान लागू हुआ था तब कुल 7 प्रकार के अधिकार थे, जिसमें संपत्ति का अधिकार भी शामिल था। लेकिन बाद में 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया और अब 6 रह गए। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 6 अधिकार हैं हमारे पास। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन में हटाया था, ये याद रख लें, और ये संशोधन हुआ था 1978 में। इसके बाद ये रखा कहां गया, ये 2 बार बता चुके हैं, अनुच्छेद 300 का में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? शिक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इनमें से कौन कौन से भारतीय नागरिकों को प्राप्त है केवल? तो भारत के जो मौलिक अधिकार हैं वो न केवल भारतीय नागरिकों को बल्कि जो गैर नागरिक लोग हैं, विदेशी हैं, उनको भी प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 21 वो भारतीय नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो ऐसे कुल 5 अधिकार हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। कुल 5 अधिकार, उन 5 अधिकार के आर्टिकल आप ध्यान रख लीजिए बिल्कुल। एक है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, इसके अलावा अनुच्छेद 19 और 29 और एक 30। ये आप ऐसे ही रट लेंगे, 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे करके, 15, 16, 19, 29, 30। तो शिक्षा का अधिकार इनमें से किसी आर्टिकल से संबंधित नहीं है, ना ही धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार इनमें से किसी आर्टिकल में आता है, और ना ही अपराध के लिए दोष सिद्धि का अधिकार। तो ये जो तीनों अधिकार हैं वो नागरिकों के साथ गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो इसीलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार को संरक्षण देता है? इसकी चर्चा सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट में हुई है पिछले 3-4 सालों में। तो ये कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19, 21, 25 या 29। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने के अधिकार की बात करता है उसमें ही अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के अधिकार की बात कही है। अनुच्छेद 21 में बहुत सारे अधिकार शामिल हैं, जैसे स्वच्छ जलवायु का अधिकार भी शामिल है। गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जितनी भी चीजें आवश्यक हैं उन सभी के अधिकार अनुच्छेद 21 में समाहित हैं, और ये बहुत ही वास्ट अर्थात बहुत ही विस्तृत अनुच्छेद है। और इसकी व्याख्या बाद में की थी मेनका गांधी केस में। मेनका गांधी केस में, इससे पहले जो गोपालन केस था, गोपालन केस में इसकी बहुत संकीर्ण व्याख्या की थी। अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कार्यपालिका की जो शक्ति होती है उसके दबाव के बिना जो जीवन होता है उसको ही अनुच्छेद 21 के तहत शामिल किया जाता है। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्भूत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल। मूल अधिकारों का संरक्षक, ध्यान लगाइए हमारे अधिकारों को संरक्षित कौन कर सकता है? संसद या राष्ट्रपति या न्यायपालिका या मंत्रिमंडल। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यायपालिका। सुप्रीम कोर्ट को भारतीय संविधान का संरक्षक घोषित किया गया है। इस संदर्भ में 2 अनुच्छेद आप याद रखिए, एक अनुच्छेद 32
जो अपने अधिकारों के हनन के मामले में नागरिकों को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है। वहीं दूसरा है अनुच्छेद 226, जो अपने अधिकारों के हनन के मामले में नागरिकों को हाई कोर्ट जाने का अधिकार देता है। और वहीं अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगला है, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण। इनको इंग्लिश में ध्यान होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस कहते हैं और ये इंग्लिश के नाम से भी आ जाते हैं एग्जाम में, तो आपको दोनों ध्यान होना चाहिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण अर्थात हैबियस कॉर्पस। इसके अलावा परमादेश का मतलब होता है मैंडामस। इनको मैं लिख दूं, हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस, परमादेश को कहते हैं मैंडामस। इसके अलावा अधिकार परीक्षा को कहते हैं क्यो वारंटो, क्यू यू ओ, क्यो वारंटो। इसके अलावा उत्प्रेषण को सर्च्योररी। तो इनमें से किसका शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमादेश। इसके माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि वह वो कार्य करे जिसके लिए वह चुना गया है। सभी रूटों पर कुछ ना कुछ प्रतिबंध होते हैं, जैसे परमादेश पे भी कुछ प्रतिबंध है कि वो राष्ट्रपति, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और जो न्यायिक प्रक्रिया में कार्यरत व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। अगला है, मार्शल लॉ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, इसे केवल देश के किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है। तो ये केवल मूल अधिकारों को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा देश के किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया जाता है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। मार्शल लॉ ये एक अंग्रेजी कानून है, अंग्रेजों के समय से ही भारत में लाया गया था। जब भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी तो उन पे लगाम लगाने के लिए। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी मार्शल लॉ का जिक्र नहीं किया गया है, कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। और ये कुछ असाधारण परिस्थितियों में, अर्थात जैसे युद्ध, हमला या विद्रोह हो जाता है, दंगे हो जाते हैं और किसी भी क्षेत्र में कानून का व्यापक उल्लंघन होता है, तो उस क्षेत्र में लागू किया जाता है शांति बनाए रखने के लिए। भारतीय संविधान में इसका कोई विशेष प्रावधान नहीं है। अगला है, भारत के संविधान में गारंटीकृत मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं केवल राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा, संसद द्वारा पारित अधिनियम के द्वारा, भारत के संविधान में संशोधन द्वारा या उच्चतम न्यायालय के न्यायिक निर्णय द्वारा। मूल अधिकार कब निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय आपातकाल के द्वारा। जब आपातकाल लागू होता है तो अनुच्छेद 21 और 20 को छोड़कर सारे मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, जिसमें से अनुच्छेद 19 तो स्वतः ही निलंबित हो जाता है। अगला है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने हेतु न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या अधिकार परीक्षा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। आप ऐसे याद रख सकते हैं, किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया है अर्थात गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसका कोई दोष नहीं है, तो उसको रिलीज करने के लिए न्यायालय द्वारा ये रिट जारी की जाती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इस संदर्भ में आप जय भीम मूवी देखिए, उसमें बहुत अच्छे तरीके से इसको बताया है। अगला है, किसी निचली अदालत के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई पर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? परमादेश, निषेधादेश, अधिकार परीक्षा या उत्प्रेषण रिट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निषेध आदेश। अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर किसी मुकदमे का न्याय निर्णय देती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उस पर लगाम लगाने के लिए ये निषेध आदेश जारी करती है। इसके अलावा उत्प्रेषण रिट जो है वो भी इससे ही संबंधित है, लेकिन उस केस में निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करती है। अगला है, यदि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सी रिट जारी करेगा? अभी बताया है तो ऑप्शन आप लगा देंगे, सी सही हो जाएगा, अधिकार परीक्षा। अगला है, भारतीय संविधान में दिए गए संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आप बताएंगे ये कौन सा अनुच्छेद है? इसके तहत न्यायपालिका को मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति दी गई है। सही है, बता चुके हैं। संविधान में संशोधन करके इस अधिकार को छीना जा सकता है, ये गलत है, इसे नहीं छीना जा सकता है। ये पहली बात तो मूल अधिकार है। इसके अलावा बहुत जरूरी बात, ये संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग है।
तो संसद ऐसे किसी भी आर्टिकल में संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के आधारभूत ढांचे का भाग हो। तो इसमें सही है पूछा है तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। इसके अलावा मूल अधिकारों तथा मूल कर्तव्यों को इस अधिकार के अधीन लागू कराया जा सकता है, ये भी गलत है और डी भी गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा माना जाता है। अनुच्छेद 21 जो जीवन जीने के अधिकार की बात करता है, उसका हिस्सा इनमें से कौन सा अधिकार है? आजीविका का अधिकार, प्रतिष्ठा का अधिकार, स्वच्छ वातावरण का अधिकार या उपयुक्त सभी। तो ऑब्वियसली उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे क्योंकि अनुच्छेद 21 अन्य अधिकारों के बिना अधूरा है, ये बात कही गई थी मेनका गांधी मामले में। तो आप इससे संबंधित मेनका गांधी का मामला जरूर याद रखें। मेनका गांधी में बार बार बता रहा हूं, ये कब आया था? ये आया था 1978 में। अगला है भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों में से एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। तो बताना है इनमें से कौन से सही हैं। पहला स्टेटमेंट कि मूल संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे, गलत हो जाएगा क्योंकि मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में थे ही नहीं, बल्कि इनको बाद में 1976 में जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ये भी कथन गलत है क्योंकि मौलिक कर्तव्य आयरलैंड से नहीं बल्कि रसिया नहीं कहेंगे, पूर्व में जो सोवियत संघ था, यूएसएसआर कहते हैं जिसे, उससे प्रेरित है। तो आप रसिया कह सकते हैं। तीसरा है मौलिक कर्तव्यों में से एक भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है, ये भी गलत है। ये नीति निर्देशक तत्वों का भाग है, डीपीएसपी में दिया हुआ है, तो इस हिसाब से ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। बताना है कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना। तो अगर आपने मौलिक कर्तव्य पढ़े होंगे, मूल कर्तव्य का जो आर्टिकल है वो अनुच्छेद 51A है, 51 का, जो संविधान के भाग 4 का में दिया हुआ है और इसमें कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो उन 11 में से कौन सा एक इनमें से नहीं है? तो ऑब्वियसली ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कहीं भी लोक चुनावों में मतदान करने की बात नहीं की गई है। अगला है भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भाग 4A मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था। मूल कर्तव्यों को शामिल कब किया गया ये आपको बता चुके हैं, 1976 में। संविधान संशोधन का नाम है 42वां, जिसमें आर्टिकल 51A जोड़ा गया और इसके तहत कुल 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया। बाद में एक और मूल कर्तव्य जोड़ा था शिक्षा संबंधी अधिकार को लेकर, वो 86वें संविधान संशोधन में था। फिलहाल बात की जा रही है 1976 के 42वें संविधान संशोधन की। तो ये किस समिति की सिफारिश पे थे? सरकारी आयोग, स्वर्ण सिंह समिति, टेकटकर समिति, फजल अली समिति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण सिंह समिति। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान में एक मूल कर्तव्य नहीं है। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उसका संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रहना, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। ये मूल कर्तव्यों का भाग नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिया हुआ है, अनुच्छेद 51 में। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किस अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। 51, 36, 21A या 51A। बता चुके हैं तो आप आसानी से लगा देंगे, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 51A। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा या से भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है। इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा क्योंकि इनको परिवर्तित करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया नहीं दी गई है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा है ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये भी गलत है, पूरी तरह से स्वैच्छिक है।
हालांकि भारत के प्रत्येक नागरिक को संविधान में दिए गए मूल कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ना तो 1 और ना ही 2। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल नहीं किया गया है। नहीं पूछा है, बताना है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना विकसित करना, अंतरराष्ट्रीय शांति, यहाँ और होगा, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। लग रहा है ये डबलिंग हो गया, लेकिन ये क्वेश्चन उससे अलग है, तो इसका भी ऑब्वियसली ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये डीपीएसपी का भाग है। और ये क्वेश्चन वीडियो का आखिरी क्वेश्चन था। आशा करता हूं आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आगे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।